नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। कल 17 जुलाई को राहुल उत्तराखंड के देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं सोनम वांगचुक के अनशन पर केंद्र ने हाईकोर्ट में अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट में 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा को लेकर बहस तेज हो गई है। उधर E20 पेट्रोल विवाद में उपभोक्ता अदालत ने कंपनी को बड़ा झटका दे दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल की तीखी बहस वाले सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरों का। देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम, सरकार को घेरने की तैयारी, राहुल की छात्रों से अपील। वांगचुक के अनशन पर केंद्र का पहला जवाब, जरूरत पड़ने पर तुरंत मिलेगा मेडिकल इलाज। 3 भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट में छिड़ी बहस, 9वीं में तीसरी भाषा लागू करने से छात्रों पर बढ़ेगा बोझ। E20 विवाद में उपभोक्ता अदालत का फैसला, ग्राहक को नई कार देने का कंपनी को आदेश। मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक, सत्र में सरकार को जमकर घेरने की तैयारी तेज। वांगचुक के अनशन को राहुल का समर्थन मिलेगा या फिर नहीं? राहुल वांगचुक से मिलने जंतर मंतर जाएंगे या नहीं? लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस बीच राहुल अपने आंदोलन छात्रों की गूंज को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। 17 जुलाई को देहरादून में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए राहुल ने एक्स पर लिखा कि 17 जुलाई को देहरादून आ रहा हूं, पर उत्तराखंड ही क्यों? क्योंकि देवभूमि को पेपर लीक का एपिसेंटर बना दिया गया है। यूके SSSC परीक्षा में यहाँ एक सिस्टम बैठ गया है, जहाँ पटवारी, लेखपाल या कोई और पद काबिलियत से नहीं, अपराधियों के तय किए रेट से मिलता है। सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया, फिर भी लीक होते रहे। कानून कागज पर रहा और पेपर बाजार में बिकते रहे। राहुल का कहना है कि जरा सोच कर देखिए कि एक बच्चे ने सालों तैयारी की, फॉर्म भरा, फीस दी, दूर के सेंटर तक गया और उसका पद किसी और ने खरीद लिया। ये लीक नहीं, ये चोरी है, उस युवा के हक की, उसके रोजगार की, उसके भविष्य की। मैं उत्तराखंड के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवा से ये कहता हूं कि ये आपकी लड़ाई है और मैं आपके साथ हूं। राहुल ने छात्रों से अपील की कि 17 जुलाई देहरादून आइए, छात्रों की गूंज को हुंकार बनाइए, भविष्य नीलाम नहीं होने देंगे, सपने लीक नहीं होने देंगे। सोनम वांगचुक के 19 दिनों से जारी अनशन के बीच केंद्र सरकार ने पहली बार दिल्ली हाईकोर्ट में अपना आधिकारिक पक्ष रखा। सरकार ने कहा कि अगर डॉक्टरों की जांच में जरूरत महसूस होती है तो वांगचुक को तुरंत मेडिकल सहायता दी जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकारी डॉक्टरों की टीम रोज उनकी सेहत की जांच करेगी और जरूरत पड़ने पर बिना देरी इलाज भी शुरू किया जाएगा। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार को रोजाना मेडिकल निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और उसकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। वांगचुक 2 सप्ताह से अधिक समय से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी सेहत को लेकर बढ़ती चिंता के बीच अब सबकी नजर डॉक्टरों की रिपोर्ट और सरकार के अगले कदम पर है। सोनम वांगचुक के समर्थन में अब आज CJP के सामूहिक भूख हड़ताल की अपील की है। पार्टी ने लोगों से वांगचुक और छात्रों के साथ खड़े होने की अपील की। सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनके मुताबिक अनशन के दौरान वांगचुक का करीब 9 किलो वजन कम हो चुका है। शरीर की मांसपेशियां भी कमजोर पड़ रही हैं। इस बीच कई बड़े नेताओं ने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और शशि थरूर ने बातचीत से समाधान निकालने की बात कही है। उधर CJP अब 20 जुलाई को संसद मार्च की भी तैयारी में है। ये मार्च संसद के मानसून सत्र के पहले दिन निकाला जाएगा। पार्टी का दावा है कि मिस्ड कॉल अभियान के जरिए अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोग संसद मार्च का समर्थन कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 भाषा नीति और जवाहर नवोदय विद्यालयों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू करना छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालता है। उन्होंने सुझाव दिया कि नई भाषा 6वीं कक्षा से पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि बोर्ड परीक्षा तक छात्र उस पर अच्छी पकड़ बना सके। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी स्पष्ट किया कि 3 भाषा नीति में कहीं नहीं लिखा है कि तीसरी भाषा केवल हिंदी ही होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि सिर्फ राजनीतिक कारणों से केंद्र की योजनाओं का विरोध नहीं होना चाहिए। ये मामला तमिलनाडु सरकार की उस अपील से जुड़ा हुआ है जिसमें हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई अब 11 अगस्त को होगी।
E20 पेट्रोल विवाद के बीच छत्तीसगढ़ की रायपुर जिला उपभोक्ता अदालत ने ऑटोमोबाइल कंपनियों की जिम्मेदारी पर बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि कार कंपनी और उसके डीलर को ग्राहक से गलत जानकारी देने और खराब सेवा देने का दोषी माना जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि ग्राहक को उसी मॉडल की नई E20 पेट्रोल सपोर्ट करने वाली कार दी जाए। मामला रायपुर के डॉक्टर प्रेमराज देवता का है, जिन्होंने जून 2024 में नई कार खरीदी थी। कुछ समय बाद इंजन में खराबी आने लगी और कंपनी ने वारंटी में मरम्मत करने से इनकार कर दिया। कंपनी ने इसका कारण इथेनॉल मिले पेट्रोल को बताया और 5.30 लाख रुपए का खर्च भी बताया। सुनवाई में पता चला कि कार जनवरी 2023 में बनी थी, जबकि उसे जून 2024 में नया बताकर बेच दिया गया। अदालत ने माना कि E20 पेट्रोल के दौर में कंपनी को ग्राहक को सही जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने 45 दिनों में नई कार देने या फिर 20.5 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया। साथ ही 1 लाख रुपए मुआवजा और 10,000 रुपए मुकदमे का खर्च देने के लिए भी कहा है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस की बड़ी रणनीतिक बैठक। जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर बुलडोजर का खतरा। क्या योगी अगले चुनाव में बीजेपी का सीएम चेहरा नहीं होंगे? अमेरिका का फिर से हमला, ईरान ने दी नई चेतावनी। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले संसद में सियासी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सरकार जहां 3 संविधान संशोधन बिल पेश करने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है। इसी को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर हो रही है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई वरिष्ठ नेता और सांसद शामिल हैं। इसमें संसद सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। कांग्रेस का सबसे ज्यादा ध्यान परिसीमन बिल पर है। पार्टी का कहना है कि इससे राज्यों के प्रतिनिधित्व और राजनीतिक समीकरणों पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद सत्र की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। मॉनसून सत्र में संविधान संशोधन, परिसीमन और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर एक बार फिर से चौतरफा संकट के बादल घिर गए हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की हालिया सख्ती के बाद विश्वविद्यालय परिसर में बनी 40 में से 38 आलीशान इमारतों पर जल्द ही बुलडोजर गरज सकता है। रामपुर विकास प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि विश्वविद्यालय परिसर में कुल 40 भवन बनाए गए हैं। इनमें से केवल 2 भवनों के नक्शों को मंजूरी मिली है, जबकि बाकी 38 भवन बिना मंजूरी नक्शे के बनाए गए बताए गए हैं। इसी आधार पर विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि विश्वगुरु से विश्वविद्यालय बर्दाश्त नहीं होते और यही है एंटायर पॉलिटिकल साइंस का पूरा निचोड़। क्या योगी आदित्यनाथ अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे? ये सवाल यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी के बयान के बाद उठने लगे हैं। आज के कार्यक्रम में उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या योगी आदित्यनाथ अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इस पर पंकज चौधरी ने कहा कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद सबसे सलाह मशवरा करके किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी, मैंने पहले भी कहा कि संगठन आधारित पार्टी है और हम अपनी विचारधारा पे चलते हैं और हमारी पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं और अमित शाह भी हैं। हम सब मिल करके कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद ये तय करते हैं कि कौन होगा मुख्यमंत्री। इसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या योगी आदित्यनाथ को अगले चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान की सबको याद आने लगी। गौतम अडानी के अमेरिकी केस में अब नया मोड़ आ चुका है। इस बार खुलासा खुद अडानी के हलफनामे से हुआ है। अडानी ने पहली बार अदालत में माना कि उनके वकीलों ने एक सुझाव दिया था। सुझाव था कि अमेरिका में $10 अरब के निवेश का जिक्र किया जाए। अगर अमेरिकी एजेंसियां चाहें तो इसे समझौते का हिस्सा माना जा सकता था, लेकिन अडानी ने साफ कहा कि यह सिर्फ वकीलों का सुझाव था। उन्होंने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने प्रस्ताव तुरंत ठुकरा दिया। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि निवेश का फैसला केस से नहीं जोड़ा जाएगा। अडानी ने भी अदालत में कहा कि निवेश का केस खत्म होने से कोई भी संबंध नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें किसी भी गुप्त समझौते की जानकारी नहीं है। ये हलफनामा अमेरिकी अदालत के आदेश पर दाखिल किया गया है। जज ने पूछा था कि क्या केस खत्म करने के बदले कोई वादा हुआ था। अडानी ने जवाब दिया कि उन्हें ऐसी किसी भी बात की जानकारी नहीं है। उधर उनके वकील ने भी अदालत में अपना पक्ष रखा। वकील ने कहा कि निवेश का जिक्र सिर्फ संभावित आर्थिक असर बताने के लिए किया गया था। फिलहाल अमेरिकी अदालत ने केस बंद करने की मांग पर फैसला नहीं सुनाया। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हवाई हमले किए हैं।
इसके साथ ही ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी भी फिर से शुरू कर दी गई है। जवाब में ईरान ने अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाया। ईरान ने हॉर्मुज बंद रखने की चेतावनी भी दोहराई। ईरान का कहना है कि अमेरिका हमले बंद करे तभी रास्ता खुलेगा। रात भर ईरान के कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनाई दी। केश में बंदर अब्बास और चाबहार समेत कई इलाके निशाने पर रहे। तेहरान में भी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। ईरान का दावा है कि एक अस्पताल भी हमले की चपेट में आया है। अस्पताल के बच्चों के कैंसर वार्ड का नुकसान पहुंचा है। इसके बाद अस्पताल खाली कराना पड़ा। ईरान ने कहा कि एक सैन्य बैरक पर भी हमला हुआ। इस हमले में 7 सैनिकों की मौत हुई है। ईरान के मुताबिक अब तक 35 लोगों की जान जा चुकी है। 300 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। उधर बुशेहर के आसपास भी नए हमलों की खबर सामने आई है। यहीं ईरान का एकमात्र असैन्य परमाणु संयंत्र मौजूद है। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.